वो जो 90 का राम मंदिर आंदोलन था और उसके बाद जो बाद में बाबरी ढांचा ढहा, तो उस समय केवल 2 ही लोगों के कैसेट बजते थे कि इतना बेहतरीन संचालन उस आश्रम का वो कर रही है। वहाँ पे अनाथ बच्चों को पालती है, कोई बाबा बूबी जिस तरह से मुरारी कव्वाल या आसाराम कव्वाल इस टाइप के लोग, कोई अपनी बैंड पार्टी या ऑर्केस्ट्रा पार्टी वो नहीं चलाती। उनको भी अगर जीते जी मिलता है सम्मान तो ज्यादा बेहतर होता, उनको भी अच्छा लगता। तो देर हुई है लेकिन चलिए सम्मान किया, ये बढ़िया है कि जो वास्तव में साधु हैं, संत हैं, उनकी पहचान को खत्म करने के लिए आए, उनकी पहचान को छुपाने मिटाने के लिए कर्म ये लोग कर रहे हैं। काम तो आज पद्म अवार्ड में भी कुछ हुआ है सर। पद्म अवार्ड में सबसे जो चौंकाने वाला नाम था वो साध्वी रितंबरा का था। अभी हाल तक साध्वी रितंबरा बाबरी मस्जिद विध्वंस में एक्यूज थी। 2020 में संभव तक इस मामले में बरी हुई है। मैं जरा बताऊं आपको कि ये जो पूरा केस था वो बाला साहब ठाकरे वर्सेस स्टेट था, लेकिन उसमें एलके आडवाणी एक्यूज थे, उसमें मुरली मनोहर जोशी थे। ये केस बाला साहब ठाकरे के नाम पे था। बाला साहब ठाकरे के मृत्यु के बाद ये केस साध्वी रितंबरा के नाम पर था। आपको याद होगा, हम लोग मतलब जब स्कूल में थे उस समय से ही ये सुनते थे कि रितंबरा का जब भाषण होता था तो लगता था कि एक अंदर से वो किशोरावस्था में कुछ गुदगुदी सी होती थी। हर बस स्टैंड पे, हर बसों में, जितने टाटा 407 जो छोटी बसें उस समय चलती थी छोटे शहरों में, चौक चौराहा पर जो कैसेट उस समय बजते थे, टेप रिकॉर्डर का वो दौर था। साध्वी रितंबरा को सुन माना जाता है कि बाबरी समतल करने में, जब बाबरी समतल हो रहा था तो साध्वी रितंबरा का ही वो भाषण कंटिन्यूअसली बज रहा था और लोग जो साध्वी रितंबरा बोल रही थी उनका टेप बज रहा था और बाबरी विध्वंस हो रहा था। इतने दिनों बाद उस पद्म अवार्ड में साध्वी रितंबरा का नाम होना, पद्म अवार्ड पे अलग से चर्चा हो सकती है, लेकिन साध्वी रितंबरा का नाम ये बताता है कि ये बदले हुए भारत का एक संदेश है। मनीष जी, अक्सर हम लोग बात करते हैं तो कभी आडवाणी को महानायक बताते हैं, नरेंद्र मोदी की भूमिका की बात करते हैं, लेकिन जो बात आपने जिक्र किया कि उस वो जो 90 का राम मंदिर आंदोलन था और उसके बाद जो बाद में बाबरी ढांचा ढहा, तो उस समय केवल 2 ही लोगों के कैसेट बजते थे। बाकी लोगों के थे लेकिन वो उनके नाम लोगों को याद नहीं होंगे। वो उस समय तात्कालिक थे, लेकिन जो आज भी अमर है वो कैसेट, तो एक नंबर 1 पर साध्वी रितंबरा और नंबर 2 पर उमा भारती, साध्वी उमा भारती। इनके कैसेट गांव गांव पहुंचे, घर घर पहुंचे और उन्होंने एक अलग अलग जगाई। तो अलग जगह वो एक ऐसी भूमिका है साध्वी रितंबरा की और उमा भारती की जिसकी जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अगर आडवाणी महानायक है उस आंदोलन, जन आंदोलन के, तो उनको महानायक बनाने में इन दोनों साध्वियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अन्यथा गांव गांव तक जो पहुंचे हैं तो वो वीडियो, उस समय टेप रिकॉर्डर का जमाना हुआ करता था, कैसेट इनके पहुंचते थे। मगर साध्वी रितंबरा को जो आज पद्म अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण दिया है, वो बिल्कुल सही दिया, बल्कि देर से दिया है। ये थोड़ा पहले मिल जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत बेलाग महिला हैं और उनका सम्मान किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने। उन्होंने मथुरा के पास कोई जगह मांगी थी एक आश्रम बनाने के लिए, तो 1 रुपए फुट पर उनको जगह दे दी गई थी, उनको अलॉट की थी कल्याण सिंह ने। और वहां पर पिछले करीब करीब समझो तो 20 साल हो रहे होंगे कि बल्कि और ज्यादा समय हो गया, 25 साल होंगे समय, कि इतना बेहतरीन संचालन उस आश्रम का वो कर रही है। वहां पे अनाथ बच्चों को पालती है, कोई ये बाबा बूबी जिस तरह से मुरारी कव्वाल या आसाराम कव्वाल इस टाइप के लोग, कोई अपनी बैंड पार्टी या ऑर्केस्ट्रा पार्टी वो नहीं चलाती। अनाथ बच्चों का आश्रय स्थल है और अनाथ बच्चों का बहुत बेहतरीन वो देख रेख करती है। उससे अब तो वो कुछ बच्चे अच्छे निकले होंगे, क्योंकि मेरे 1-2 मित्र वहां पर होकर आए, बाकायदे उन्होंने देखा है उस आश्रम को। तो वो कह रहे थे कि हम देख के आश्चर्यचकित था। तो वो पूरी तरह से समाज सेवा के काम में रम गई, उसी में रमी हुई है। लेकिन राजनीति का उन्होंने पक्ष नहीं छोड़ा, हाथ नहीं छोड़ा है। याद करिए जिस समय नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं तो उनसे राखी बंधवाने वो 2014 में सबसे पहले हो गई थी और उन्होंने राखी बांधी थी। नरेंद्र मोदी ने उनको राखी बंधवाई भी थी उनसे। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका कोई शिगुफा नहीं बनाया, कोई कहीं सीट के लिए टिकट नहीं मांगा। फिर वो आकर अपने काम में रम गई और कहीं राजनीति में उनका कहीं चेहरा नहीं नजर आया। तो मुझको लगता है कि उनको जरा पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन चलिए जब मिला, लेकिन वो बिल्कुल सही मिला। और साध्वी रितंबरा को पद्म भूषण बिल्कुल सही सम्मान है, बल्कि उनका
और ऊपर पद्म विभूषण भी देते तो कोई आपत्ति ना होती, कम से कम किसी सनातनी को। साथ ही में मनीष जी एक और दिया है, वो वास्तव में लेट दिया है, वो वास्तव में लेट दिया है। और इसके लिए ये प्रधानमंत्री मोदी तय करे कि जो सलाहकार मंडली है वो उसके लिए कौन दोषी है। वो जो पद्म भूषण है वो शारदा सिन्हा जो बिहार की गायिका है, तो शारदा सिन्हा का तो बहुत लंबा जीवन है, बहुत लंबा जीवन है, और इकलौती, यानी उनके अगल बगल कहीं कोई नहीं है, अकेले एक छत्र उस महिला ने राज किया है भोजपुरी की, अगर आप बात करिए गीतों का। और भोजपुरी गीतों का मतलब ही पर्याय ही थी शारदा सिन्हा। नहीं, और उनका भी भोजपुरी मैथिली मतलब दोनों चीजों का एक तरह से हाँ, भारत के कल्चर को उन्होंने जो है वो किया, इंडियन भारत के कल्चर को, यदि भाषा से हट करें तो उनको भी अगर जीते जी मिलता है सम्मान तो ज्यादा बेहतर होता, उनको भी अच्छा लगता। तो देर हुई है लेकिन चलिए सम्मान किया, ये बढ़िया है। लेकिन कम से कम कुछ इस तरह के लोग अभी भी है कि प्रधानमंत्री मोदी संभवतः वो आगे ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि बाद में आदमी कसक के रह जाए कि यार उनके मरने के बाद दिया जा रहा है। साध्वी ऋतंबरा को सही दिया है, उनको समय देर है, लेकिन चलिए वो अभी जीवित है और वो अभी इसका आनंद लेगी, उनको सम्मानित किया बेहतर था। मुझे और लगता है कि तीसरा, सर साध्वी ऋतंबरा को ये सम्मान मिलना, और कुंभ के दौर में जो जिस ढंग से फर्जी बाबाओं और इस तरह से एक मजाक हुआ, ये कुंभ के समय में इसको हाँ इसका महिमा मंडन, असली साध्वी कौन है, सनातन रक्षक असली साध्वी कौन है, एक मुझे लगता है सरकार ने यह भी मैसेज इस महाकुंभ के दौर में हाँ दिया है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भी एक एंगल है जो हम लोग कल ही उस पर जिक्र कर रहे थे कि जो वास्तव में साधु हैं, संत हैं, उनकी पहचान को खत्म करने के लिए आए, उनकी पहचान को छुपाने मिटाने के लिए कुकर्म ये लोग कर रहे हैं। उसमें उस दौर में एक तरह से साध्वी ऋतंबरा को लाए तो वास्तव में उनका जीवन एक आदर्श जीवन है, और उन्होंने दिखाया कि कैसे एक साधु को रहना चाहिए, संत को रहना चाहिए। उसका वो बड़ा आदर्श उदाहरण है साध्वी ऋतंबरा। और उनको पद्म सम्मान देकर प्रधानमंत्री मोदी दोबारा उनको चर्चा में ले आए, ये अच्छी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस कुंभ के दौर बनाए तो ये और बेहतर है। ये शुक्ला जी कह रहे हैं बिल्कुल सही, हजारों अनाथ बच्चों की दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा को पद्म सम्मान दिया जाना, पद्म सम्मान का सम्मान बढ़ाना, बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ इस बात से। सर जाते जाते आज खलिहरों का जो सबसे बड़ा सरगना है एक उसने मनीष आज, जी, जी एक और वो भी चयन ठीक है, लेकिन उसमें भी देर हुई है। और वो आपके बिहार के पटना के जो किशोर कुणाल, जिनको दिया है किशोर हनुमान, हनुमान मंदिर वाले, अद्भुत व्यक्ति, उन्होंने भी अपना रिटायरमेंट के बाद पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और रिटायरमेंट से पहले भी जब वो आईपीएस थे तो लालू के जंगल राज में लड़ने वाला एकमात्र योद्धा था वो व्यक्ति। तो उनको भी पद्म सम्मान बिल्कुल मुझे ठीक मुझे दिया लग है, रहा है लेकिन कि उन्हें पद्म सम्मानों में थोड़ा सा पद्मश्री से ऊपर मिलना चाहिए था, उनके परिवार को भी हाँ, कम से कम पद्म भूषण या पद्म तो जरूर उन्हें मिलना नहीं चाहिए था। उनको भी पद्म भूषण है। पद्मश्री है शायद, इससे नाराजगी है उनके परिवार को। अच्छा, तो लेकिन फिलहाल जो भी है उनको पहले मिलना चाहिए, उनको जीवन काल में मिलता तो ज्यादा जीवन बेहतर। काल में मिलना चाहिए था ये पुरस्कार उन्हें, कम से कम जीवन काल में, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी का ऐसा उन्होंने सही मायने में, जब आमतौर पे जब आईपीएस आईएएस बनता है, उसके बाद शुरुआत में तो लोग गर्व करते हैं कि भाई मेरे शहर से बना, लेकिन बाद में आमतौर पे उसके भ्रष्टाचार और इन तमाम चीजें सामने आती है। नहीं किशोर मनीष जी, कुणाल ने आईपीएस पद की गरिमा बढ़ाई है। मैं बताऊं कि मैंने छात्र जीवन उसके बाद पत्रकार के रहते हुए मैंने किशोर कुणाल कुणाल का जो आईपीएस का जीवन है, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में उनके किस्से सुना करते थे कि एक आईपीएस है जो लालू के जंगल राज के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़ा है, और उससे अपराधी भी कांपते थे और लालू स्वयं भी कांपता था। लालू ने मरवाने तक की कोशिश की, सब बहुत बहुत किस्से हैं उसके। मरवाने की लेकिन कोशिश की, मैंने इस पे एक शो भी किया था कि लेकिन हनुमान जी की कृपा थी उन पर, और बाद में रिटायरमेंट के बाद वो हनुमान जी को ही समर्पित हो गए। और आज पटना का हनुमान मंदिर पूरे देश में विख्यात है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान किशोर कुणाल जी का है। तो उनको पद्म सम्मान देकर काम तो उचित हुआ, लेकिन देर से हुआ है, बस ये कसक है। फर्क ये सर, एक वो दौर था जब खलिहर और लतिहरों को पद्म हाँ सम्मान मिलता था। ये देखिए, याद मुझे वो तस्वीर याद है। वो ये लिख रहे हैं कि शायद मनीष जी, सतीश जी, केजरीवाल, प्रशांत भूषण सरदेसाई पद्म भूषण मिलता था बरखा दत्त को। हाँ, सही कह रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को जो भारत संस्कृति, भारत के खिलाफ साजिश करना, इस तरह मैं के धंधे में। एक बात मैं दर्शकों से कहूंगा कि, और ये चैलेंज है, और वैसे एक अगर आप आम नागरिक के दृष्टि से देखिए
तो ये बड़ा सुखद भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लेकर अब तक यानी 2025 तक 11 साल दिए, 11वें साल पद्म सम्मान दिए गए हैं। और मेरा दावा है कि आप उनमें से एक भी व्यक्ति, एक आध हो सकते हैं, एक आध छोड़ दीजिए, वो शुरुआत में हुई है गलती, वो जेटली जी के कुछ चक्कर में, उसके मतलब आप अगर 11 साल की बात करिए तो उसमें से संभवतः 2 या 4 हजारों लोगों को दिया गया है कि एक भी कुपात्र को पद्म सम्मान नहीं दिया गया कि ये आदमी इस लायक नहीं था या ये आदमी दलाल था फला, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। बहुत गिनती के बाद मैंने कहा 5, वो भी वो जेटली जी के समय में कुछ हुआ है, नाम नहीं लूंगा, दे दिया गया उसको, वो भी 2014-15 में। लेकिन उसके अलावा पद्म सम्मानों की गरिमा को प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल यथावत रखा है। यथावत रखा। और यही चीज है कि वो जो गरिमा जो गिरती चली गई थी पद्म की, कम से कम ये शिकायत हो सकती है कि इसको मिला, देर से मिला, इसे इससे बड़ा मिल सकता था, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि इसे गलत मिला, इसे नहीं मिलना चाहिए। सही कह रहे हैं कि जेटली जी के समय जेटली जी के कुछ मित्रों के लिए, अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर एक एहसान अरुण जेटली का था, तो कुछ लाचारी भी थी। लेकिन चलिए, हमेशा हर चीज तो बिल्कुल पूर्ण नहीं होता कुछ भी। लेकिन ऐसी बात है कि 11 सालों में आप ये नहीं कह सकते कि इसे क्यों मिला। ये सबसे बड़ा बदलाव है, ये सबसे बड़ा बदलाव है।